नीला समंदर, जहां हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। चुनौतियां बेशुमार हैं, लहरों से भी और घात लगाए दुश्मनों से भी। भारत के लिए भी चुनौती कम नहीं। हिंदुस्तान तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है और अगर हम भारत की तटीय सीमाओं की बात करें तो लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। ऐसे में अपनी समुद्री ताकत, समुद्री क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करना भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मुश्किल हालात के बावजूद भारतीय नौसेना के शूरवीर लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने के लिए हर पल मुस्तैद रहते हैं। तभी तो चीन जैसा दुश्मन भी भारत की सरहद के आसपास फटकने की हिमाकत नहीं करता। एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चीन। चीन वो मुल्क है जो जमीन के साथ साथ समुद्र में भी अपनी विस्तारवादी नीति को लगातार बढ़ा रहा है और चीन की कोशिश यही है कि वो हिंद महासागर तक अपना कब्जा जमा ले और इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए भारत को खासकर अपनी सेना और सबसे ज्यादा नौसेना को अपग्रेड करने की जरूरत है और इसीलिए भारत अपनी नौसेना को लगातार ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर चुकी है। इसे INS जटायु का नाम दिया गया है। मालदीव से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर ये मिनिकॉय द्वीप है, जहां पर भारतीय नौसेना ने अपना नया INS जटायु नेवल बेस बनाया है, उसको कमीशन किया है। और ये अगर आप देखें तो अरब सागर में सामरिक तौर पर नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण इसको कदम माना जा रहा है। हाल के दिनों में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जिस तरह की चुनौतियां भारतीय नौसेना के सामने बढ़ी हैं, उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। और कुछ समय पहले मालदीव ने जिस तरह से मालदीव में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर नौसैनिकों को वापस जाने के लिए कहा, उसके बाद भारतीय नौसेना ने अब बिल्कुल मालदीव के नजदीक ये नौसैनिक बेस तैयार किया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है, स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही ये खास है। इस अड्डे से नौसेना की टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी। मिनिकॉय आइलैंड जो है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट है और वेस्टर्न सीबोर्ड का भी सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है और उसके पास से वो 9 डिग्री चैनल गुजरता है, जहाँ से इतने सारे
मर्चेंट शिप्स जो अरेबियन सी में आते हैं और अरेबियन सी से निकलते हैं, वो सब उधर से ही पास होता है, जितने भी शिप्स जाते हैं। तो वहाँ से एक सर्वेलेंस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब हमारा डिटैचमेंट था, हमने सोचा उसको और मजबूत करेंगे, और उसको कमीशन करने से क्या होगा, उसका कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और उसको वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब बढ़ा सकते हैं। 1980 के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में कवरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदा और लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे पहले कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी। तो जटायु हमारा जो हिस्टोरिकल बर्ड जो है, रामायण में भी फेमस था। तो जब सीता जी का अपहरण हुआ था, तो जटायु ने ही उसके लिए फाइट किया था, तो सेल्फलेसली फाइट किया, सर्विस बिफोर सेल्फ। और तो इस हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट हमने अभी कमीशन किया जटायु, उसका भी काम यही होगा, वहाँ जो जितने लोग हैं वो सर्विस बिफोर सेल्फ भी करेंगे। और दूसरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी था, मतलब जब कुछ एक्टिविटी, जब अनवांटेड समथिंग एक्टिव हैपन, तो जटायु वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो सेम वे हमारे लिए भी ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेगा। मालदीव के करीब आकर चीन हिंद महासागर में पैठ बढ़ाने की कोशिश में है, जिसका काउंटर करने के लिए भारत ने आईएनएस जटायु वाला दांव चल दिया है। आईएनएस जटायु मालदीव के बेहद करीब है, जिससे मालदीव तक पहुंचने वाले चीनी युद्धपोतों और उसके जहाजों की मूवमेंट पर लगातार वो नजर बना सकता है। दरअसल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके से मालदीव चीन की कठपुतली बनकर नती है, तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े 3 अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब-अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। अगर कोई भी देश या देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के 3 प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले, तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है।
चीन अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल हिंद महासागर से ले जाता है। वहाँ के उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का करीब 40% हिस्सा भी इसी इलाके से जाता है। यही नहीं, चीन से निर्यात होने वाली चीजों का करीब 55% हिस्सा भी हिंद महासागर से ही होकर जाता है। मलाक्का स्ट्रेट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब यह है कि जहां से 30 से 40% करीब क्रूड ऑयल और कार्गो और दूसरे जो अन्न अनाज या दूसरे जो सामान हैं वो पर्शियन गल्फ से या हमारे दूसरे जगहों से वो चाइना सी में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, जापान में जाते हैं। तो वो एक चोक पॉइंट, पतला रास्ता जहां से सारी शिपिंग को गुजरना होता है। और अगर इस एडवांटेजियस पॉइंट पे हम अगर शिपिंग को टारगेट कर सके, वहां का रास्ता अवरुद्ध कर सके, तो हम किसी भी देश की इकोनॉमी को खराब कर सकते हैं, उसकी वार सस्टेनेंस कैपेबिलिटी को खराब कर सकते हैं और हम उनका मनोबल तोड़ सकते हैं। तो इसलिए मलाक्का स्ट्रेट पर भारत की बहुत अच्छी नजर रहती है। हमारा अच्छा वहां पे संबंध है वहां के देशों से। सिंगापुर में भी मैंने जैसे कहा कि हमारा स्ट्रिंग ऑफ डायमंड ऑफ नेकलेस के रूप में हमारा एक बेस है। और फिर हम मलेशिया के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी संबंध रखते हैं ताकि हम ये जो चोक पॉइंट है इसको हम कंट्रोल कर सकें और चाइना को अगर जरूरत पड़े तो हम इस रास्ते में रोक सकें ताकि उसको जो कार्गो है या क्रूड ऑयल है, शिपिंग उनकी डिस्टर्ब हो और वो वार सस्टेनेंस में पीछे हट सकें और एक तरह से हम उनका काउंटर मेजर करें। तो इसलिए हमारे लिए मलाक्का स्ट्रेट बहुत जरूरी है। ऐसे और भी चोक पॉइंट्स इंडियन ओशन में है और उनमें सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो दिखता है वो ये चोक पॉइंट मलाक्का स्ट्रेट का है। मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह समझता है और वो अपने साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो या बांग्लादेश में चिटगोंग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं। अब तक मालदीव में जो भी राष्ट्रपति चुने गए वो भारत के दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन मोइज़ू के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मोइज़ू तुर्की, यूएई, चीन के दौरे पर जा चुके हैं, मगर वो अब तक भारत नहीं आए हैं। चीन और मालदीव के संबंधों में ज्यादा करीबी तब दिखी थी जब मोइज़ू राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के बुलावे पर चीन गए। चीन से लौटने के बाद मोइज़ू ने कहा भी था कि हम छोटे देश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमें धौंस दिखाने का अधिकार है। बीते कुछ साल में चीन ने मालदीव को करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया है। इनमें से ज्यादातर कर्ज आर्थिक विकास और निर्माण क्षेत्र के लिए दिया गया है। हिंद महासागर और अरब सागर से लगे कई देशों में चीन अपनी कई परियोजनाओं को धा दे रहा है। चीन ने ऐसे कई मुल्कों में अपने न सिर्फ नौसैनिक अड्डे तैयार कर लिए हैं बल्कि अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर लिया और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत भी अपनी नौसेना को मॉडर्नाइज कर रहा है और भारत ने भी न सिर्फ अपने नौसैनिक अड्डों, नौसेना बल्कि तटरक्षक बलों को भी लक्षद्वीप भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 400 किलोमीटर पश्चिम में है और 36 आइलैंड है। 4200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका लगून्स का एरिया बनता है। और जब हम 200 मील की नॉटिकल मील का जब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोड़ते हैं तो 4 लाख
स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मिलता है, जिसमें भारत के फिशिंग राइट्स रहेंगे, जिसमें हमारे शिपिंग राइट्स रहेंगे, जहां पर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं। यानी कि भारत के लिए लक्षद्वीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है। भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। इनमें केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का बड़ा केंद्र माना गया है। कोची केरल का बंदरगाह है जो कि लक्षद्वीप से सटा हुआ है और इसे हिंद महासागर और अरब सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हम कहें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये रास्ता बहुत अहम है। वैसे अगर कोची की बात की जाए या कहें कि कोची बंदरगाह की बात की जाए तो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ये एक बड़ा इंटरनेशनल बंदरगाह है जो कि आयात निर्यात के लिए हमेशा से इस्तेमाल होता आया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है। यहाँ सैटेलाइट प्रक्षेपण यान और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और उनका विकास होता है। इसलिए इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह पर भारत की सामरिक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लक्षद्वीप की भौगोलिक परिस्थितियां भारत की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा देती हैं और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में भारत अपनी रक्षा चुनौतियों को समझ रहा है और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। दरअसल लक्षद्वीप के बेहद नजदीक है मालदीव और हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके से मालदीव ने भारत विरोधी राग अलापा है और इसीलिए भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं और इस इलाके में अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। चीन के प्रभाव में तो मालदीव है ही, वहाँ चरमपंथी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ साथ मजहबी कट्टरपंथ का निर्यात भी इन देशों से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों से ISIS में जिहादी भर्तियों का सबसे ज्यादा आंकड़ा भी मालदीव से रहा है। मालदीव के सैकड़ों द्वीप निर्जन हैं और वहाँ चरमपंथी ताकतों के मजबूत होने का खतरा बना रहता है, जिसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा बना रहता है। ये देखा जाए तो बहुत अफसोस की बात है कि आज मालदीव में चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया है और जिसका कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और वहाँ के लोकल लोगों को भी ये समझना चाहिए, जो आवाम को, वहाँ की आम जनता को समझना चाहिए कि उनके लिए कितना बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। वो ये नहीं समझ रहे कि आज किस प्रकार से जो उनके लीडर हैं, चरमपंथी लीडर हैं, वो चाइना की गोद में जा बैठे हैं और चाइना वहाँ पर उधार देकर उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से कब्जा कर रहा है, जिसकी लोग डिप्लोमेसी पूरी दुनिया जानती है और जो वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन बढ़ रहे हैं, चरमपंथी आ रहे हैं, जिससे देखा जाए तो भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। भारत को इसके लिए बहुत सचेत रहना पड़ेगा। लक्षद्वीप को हाईटेक बनाकर मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। चीन भारत से लगभग 300 किलोमीटर दूर श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है। इसी तरह ये मालदीव के कई द्वीपों को कंट्रोल करता है और वहाँ एक हवाई अड्डा बना रहा है। हम्बनटोटा से चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम बंदरगाहों का फासला करीब 900 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चीन ने हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर वॉरशिप्स, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स, सर्वे एंड रिसर्च वेसल्स को हिंद महासागर में भेजा है। पिछले 5 साल का डेटा देखें तो साल 2019 में चीन के 29 जहाज हिंद महासागर में घूमते पाए गए थे। साल 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 39 हो गया और अगले ही साल 2021 में 45 चीनी जहाजों ने फिर हिंद महासागर में डेरा डाला और साल 2022 में 43 जहाज फिर से इंडियन नेवी की जासूसी के लिए हिंद महासागर में चक्कर काटते पाए गए।
15 सितंबर 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में 28 चीनी जहाज दौरा कर चुके हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन हिंद महासागर में भारतीय नेवी की जासूसी करता रहता है। चीनी शिप में दूर से छिपकर बातों को सुनने वाले उपकरण लगे हैं। इनकी मदद से ये जहाज सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रही बातचीत को भी सुन सकता है। देखा जाए तो खबर आती रहती है कि चाइना के जहाज बार बार इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं। कभी श्रीलंका के पास जाते हैं, कभी मालदीव की तरफ जाते हैं। जब हमारा मिसाइल प्रशिक्षण होता है तब वो वहां पर डिप्लॉय हो जाते हैं, निगाह रखते हैं, या हमारी नेवी की मूवमेंट्स पर निगाह रखते हैं। एक तरह से चाइना की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। वो लगातार अपनी इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत किस प्रकार से अपना सुरक्षा तंत्र बढ़ा रहा है इसके ऊपर भी वो नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी नौसेना की संख्या और गतिविधियां जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ी हैं, उससे निपटने और नए तरीके से निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए भारत के लिए लक्षद्वीप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। कोच्चि से 650 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण हो रहा है। कारवार नौसेना बेस पर प्रोजेक्ट सी बर्ड देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करना है। ये पड़ोसी देशों के ज्यादातर लड़ाकू विमानों की पहुंच से बाहर है और फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग के बेहद करीब है। INS कदम्बा भारतीय नौसेना का एक कंबाइंड रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक में कारवार के पास बिनका खाड़ी में स्थित है। ये मौजूदा समय में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है। हिंद महासागर में ही बसा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि मलक्का जल संधि के उत्तरी हिस्से में आता है। मलक्का जल संधि के तहत होकर गुजरने वाले जहाजों के मूवमेंट पर यहां से नजर रखी जा सकती है। दरअसल इलाका संकरा होने की वजह से यहां पर जहाजों का मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ऐसे में अगर कल को कोई भी टेंशन बढ़ती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। अंडमान और निकोबार कमांड भारत में एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के साथ देश के थिएटर कमांड के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। यहीं से मलक्का स्ट्रेट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड दरअसल ये ऐसी प्रणाली है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की सेनाओं के संसाधन एक साथ जुटाए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर या फिर किसी भी आपात स्थिति में सभी एक दूसरे के साथ न सिर्फ समन्वय बिठाकर दुश्मन का मुकाबला कर सके, बल्कि सभी को एक दूसरे के संसाधनों की अच्छे से जानकारी भी हो। और हर एक कमांड को, हर एक थिएटर कमांड को एक एक इलाका सौंपा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। एकीकृत थिएटर कमांड बनाने के पीछे सोच ये है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो युद्ध की स्थिति में उनका प्रदर्शन कई गुना बेहतर होगा। फिलहाल भारत में 3 से 4 थिएटर कमांड बनाने पर विचार किया जा रहा है और हर कमांड का नेतृत्व एक 3 सितारा अधिकारी को सौंपने की बात हो रही है। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल 3 सितारा अधिकारी होते हैं। इस योजना के तहत हर थिएटर कमांड के पास तीनों बलों के संसाधन होंगे और इन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार थिएटर के कमांडर के पास होगा। अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक भारत अपनी नौसेना को और ज्यादा ताकतवर कर रहा है। इसके साथ ही साथ मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को भी भारत विकसित कर रहा है और साथ ही भारत लक्षद्वीप से लेकर अगलेगा द्वीप के बीच में एक संपर्क बना रहा है, जिससे हिंद महासागर में भारत को चीन पर सामरिक बढ़त हासिल हो सके।
इस तनातनी के चलते हिंद महासागर में चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। चीन ने साल 2017 में जिबूती में एक नौसैनिक अड्डा बनाया था। जिबूती में अमेरिका, फ्रांस और जापान समेत 8 देशों के नौसैनिक अड्डे हैं। चीन अपनी सामरिक रणनीति के तहत म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव समेत हिंद महासागर से जुड़े देशों में सक्रियता बढ़ा रहा है। चीन ने तंजानिया के बागामोयो में एक कॉमर्शियल पोर्ट तैयार करने की योजना बनाई है। शक जताया जा रहा है कि वो वहां नौसैनिक अड्डा भी बना सकता है। साथ ही चीन ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसकी बदौलत वो भारत की घेराबंदी कर सके। इसके लिए चीन पड़ोसी देशों को साध रहा है, उन्हें कर्ज जाल में फांसकर अपने इशारे पर नाचने पर मजबूर कर रहा है। चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर रहा है। अब क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भी समझ लीजिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चीन के ऐसे नेवल बेस की चेन है जिससे वो भारत को घेरने में जुटा है। साजिश की इस माला की शुरुआत जिबूती से होती है, जहां चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया था। इसके बाद इस माला का दूसरा मोती है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जहां चीनी फौज तैनात है। वहीं श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया। बांग्लादेश के चटगांव में भी चीन ने अपना बंदरगाह विकसित कर लिया है। वहीं म्यांमार के क्योकपियो बंदरगाह में भी चीन की मौजूदगी खतरे का सायरन दे रही है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन अपने कमर्शियल समुद्री सुविधा के लिए करता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर भी कर सकता है। चीन एक विस्तारवादी देश है। हमेशा से इसकी ये चाहत रहती है कि अपने बॉर्डर्स इंक्रीज करे, दूसरों की सीमाओं में जाए और अपनी सीमाओं में उनको मिलाए। चाइना का इंडियन ओशन में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वो भारत को नॉर्दर्न बॉर्डर से तो हम सब जानते हैं और डोकलम के बारे में हमने सुना है और हमने जो लद्दाख में देखा वो सब हम जानते हैं। चाइना का वॉर भी हमने देखा है, पर इंडियन ओशन की तरफ से ये जो नया प्रहार है जो हमें घेरने की कोशिश है, चाहे वो बांग्लादेश में चिटगांव हो या फिर हम्बनटोटा हो श्रीलंका में या फिर ये जो ग्वादर पोर्ट हो कराची के पास, इन सबों को मिला के वो चाहता है कि अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाएं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स में अपनी या जिबूती में उसका जो देखते हैं नेवल बेस जो बन रहा है, अफ्रीकन कोस्ट में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो यहां से वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है इंडियन ओशन को, भारत को प्रभाव में लाना चाहता है और इन देशों के साथ जुड़कर एक स्ट्रिंग जो उन्होंने बनाया है जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर रहे हैं। साथ साथ वो जो मैरीटाइम सिल्क रूट है उसको भी वो इनर्जाइज करके चाहता है कि वो इन जगहों को जोड़ें और यहां से अपनी शक्ति को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें अपनी नौसेना की प्रभाव को, ताकि उनको हार्बर मिले, मेंटेनेंस मिले, रिफ्यूलिंग हो, उनके क्रू रेस्ट कर सकें और वो इंडियन ओशन में लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए और भारत को इसकी आहट है और इसके लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब में भारत अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें एक्स ईस्ट पॉलिसी के तहत सैन्य और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही बंदरगाहों के निर्माण से लेकर सैन्य और नौसेना संबंध को बढ़ावा देना है। भारत की इस बहुआयामी रणनीति का उद्देश्य चीन को जवाबी तौर पर घेरना है। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी के जरिए भारत अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही साथ युद्धपोतों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए भारत CSR प्रणाली के तहत भी लगातार काम कर रहा है, जो कि इसी का हिस्सा है। और इसके साथ ही साथ CSR सिस्टम से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि समुद्र की सीमा में चीनी पनडुब्बियों को न सिर्फ ट्रैक किया जा सकेगा, बल्कि पड़ोसी देशों में चीन के नौसैनिक अड्डों पर नजर भी रखी जा सकेगी। भारत एशिया के कई देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध के साथ सैन्य सहयोग भी बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक बेस का विस्तार कर रहा है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, सेशल्स का अजम्पशन आइलैंड, ओमान का दुकम बंदरगाह और ईरान का चाबहार पोर्ट बेहद अहम है।
साल 2018 में भारत ने सिंगापुर के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया था, जिसके बाद चांगी नेवल बेस का भारतीय नौसेना के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया। यहाँ भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ रिफ्यूलिंग के लिए चांगी बेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2018 में ही भारत को दुकम बंदरगाह के इस्तेमाल की परमिशन मिली। यहाँ भारत को नेवल एक्सेस भी है। ग्वादर और जिबूती के बीच मौजूद होने की वजह से इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। सेशल्स के अजम्पशंस आइलैंड पर भारतीय नौसेना का एक्सेस मौजूद है। इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट के जरिए मलक्का स्ट्रेट पर भारत की मौजूदगी बढ़ सकती है। वहीं वियतनाम, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ अपना नेवल कॉर्पोरेशन बढ़ा रहे हैं। नेकलेस ऑफ डायमंड एक स्ट्रैटेजी है जो भारत को चाइना के इंडियन ओशन के प्रेजेंस के विरुद्ध अपनी एक नीति देता है, और ये नीति एक तरह से भारत का दूसरे विश्व के साथ एक कोलैटरल कोलैबोरेशंस, चाहे वो इंडियन ओशन में हो या चाइना के चारों तरफ से, साउथ से इंडिया है ही, और एक तरफ से फिर ईरान में चावार पोर्ट का निर्माण, या हमारे ओमान पोर्ट में, दोकम में पोर्ट में हमारा जो सामंजस्य बना है। 2015, 16, 17, 18 में ये सारे डेवलपमेंट हुए। प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में के साथ ये सब देशों का दौरा हुआ, और फिर पहली बार भारत का प्रधानमंत्री मंगोलिया गया, तो नॉर्थ में भी चाइना को घेरा गया, और फिर जापान के बेस में या सवांग में इंडोनेशिया के बेस देखें, या हम वियतनाम की बात करें, इन सब जगहों पे हमने अपना नेवल बेस और एयर कॉरिडोर भी स्थापित किया है, ताकि हम एक जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी की तहत चाइना को इनसर्कल कर सकें और मिलजुल कर एक सहयोग के साथ चाइना को साउथ चाइना सी में या दूसरे जगहों पे हम काउंटर कर सके, ताकि उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है उसका अच्छी तरह से काउंटर मेजर हो सके और चाइना को एक अच्छा करारा जवाब जरूरत पड़ने पर मिलते रहे। भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। इंडियन नेवी ने वक्त के साथ साथ अपनी क्षमताओं को काफी डेवलप किया है, बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाया है, सेना को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत न केवल युद्धपोतों के माध्यम से बल्कि समुद्री टोही विमानों के जरिए भी हिंद महासागर के पानी की निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना से मुकाबला करने की हिम्मत कोई नहीं करता। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।